मौत का बदला मौत। लाला लाजपत राय के निधन से देश की जनता में उनके प्रति अपार श्रद्धा और अंग्रेजी सरकार के प्रति अपार क्रोध उफन रहा था। लाला जी के निधन ने आग में घी का काम किया। कई कांग्रेसी नेताओं में उस समय यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेजों से लाला जी पर लाठियां बरसाने का बदला अवश्य लेना चाहिए, पर वे कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अहिंसा में विश्वास था और महात्मा गांधी जी कभी भी बदले की भावना को अपनी सहमति नहीं देते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु से पश्चात लाहौर में एक शोक सभा हुई। उस सभा में श्रीमती बसंती देवी, धर्मपत्नी चितरंजन दास कलकत्ता ने कहा, लाला जी की चिता ठंडी होने से पूर्व देश का कोई युवक खून का बदला लेगा। चितरंजन दास बंगाल तथा भारत के तत्कालीन कांग्रेस के तत्कालीन एक उच्च नेता थे। वे कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके थे। उनकी पत्नी भी कुछ समय के लिए कांग्रेस की प्रधान रही थी। चंद्रशेखर आजाद उस समय अपमान से छटपटा उठे थे। वह सीधे लाहौर पहुंचे और भगवती चरण, सुखदेव व भगत सिंह से जा मिले। 9 से 10 दिसंबर 1928 ईस्वी को दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भगत सिंह ने कहा, लाला जी का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान और लाला जी की शहादत गुलाम राष्ट्र के लिए एक चुनौती है। अतः पुलिस को लाला जी पर हमले का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी स्कॉट को समाप्त कर इस अपमान का बदला लिया जाए। उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। स्कॉट को समाप्त करने की योजना बनाकर आगे की कार्यवाही के संकल्प में साथ बैठकर समाप्त कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया। राजगुरु को भी लाहौर बुला लिया गया। सितंबर सन 1928 ईस्वी में दल की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई। यह बैठक कुदूसिया घाट में हुई। उस बैठक के संस्था का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा आर्मी रखा गया और आजाद को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। लाला लाजपत राय के निधन का चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर भारी प्रभाव पड़ा था। उन्होंने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया। उस समय तक पंजाब में कितने ही युवक दल के सदस्य बन चुके थे। सुखदेव पंजाब के संगठनकर्ता नियुक्त किए गए थे। भारत के अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी दल रुपए का अभाव था और दल के किसी भी बड़े कार्य के लिए धन की आवश्यकता थी। प्रत्येक सदस्य को 1 आने से लेकर 4 आने रोज मिलते थे, जिससे उनके दोनों समय का भोजन इत्यादि का खर्च चलाना पड़ता था। भगत सिंह को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। वह 2-3 दिन एक समय खाना ना खाकर पैसे बचा लेते थे। उन पैसों से या तो वह सिनेमा देखते या फिर अंडे खा लिया करते थे। चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर आकर धन संचय का कोई साधन न देख पंजाब नेशनल बैंक की लाहौर स्थित एक शाखा को लूटने की योजना बनाई। यह योजना भगत सिंह ने उन्हें सुझाई थी। यद्यपि अपने स्वभाव के अनुसार आजाद क्रांति के छोटे से छोटे काम को किसी न किसी को सौंप देते थे, किंतु इस बार इस कार्य का दायित्व उन्होंने स्वयं संभालने का निर्णय लिया। इस कार्य में भाग लेने वाले थे चंद्रशेखर आजाद, कैलाशपति, सुखदेव, हंसराज, जयगोपाल और किशोरी लाल। कार्य को अंजाम देने के पहली शाम को वह और भगत सिंह एक अंग्रेजी फिल्म टॉम काका का केबिन देखने गए। उस फिल्म में भी बैंक का डाका दिखाया गया था। आजाद ने भगत सिंह का हाथ दबाकर कहा, जरा ध्यान से देख लो, कल हम सबको भी ऐसा ही करना है। योजना पर अमल करने का समय आया। सभी अपने अपने स्थान पर तैयार थे। केवल टैक्सी का इंतजार था। बिना टैक्सी के लूटने के बाद रुपया नहीं लिया जा सकता था और टैक्सी काफी इंतजार के बाद भी नहीं आई। बिना टैक्सी के आगे की कार्यवाही बेकार थी, अतः उस योजना पर अमल नहीं किया जा सका। उस दिन के बाद कुछ ऐसी बातें हुई, उस योजना पर अमल करने का अवसर ही नहीं आया। टैक्सी को ना आने का कारण था कि टैक्सी मिली ही नहीं थी। दरअसल उन दिनों घोड़ा गाड़ी का ज्यादा चलन था। कारें कम लोगों के पास थी और टैक्सियां तो बहुत ही कम थी। तब धन के अभाव को क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी ने काफी हद तक दूर कर दिया। उनका विचार था कि यदि स्कॉट की हत्या सफलतापूर्वक हो जाएगी तो लोगों से धन एकत्र करने में सुविधा होगी और साथ ही दल के कार्य में भी बढ़ावा मिलेगा।
पुलिस का ऑफिस जहां स्कॉट बैठता था बहावलपुर रोड की एक कोठी में था। चंद्रशेखर आजाद ने जयगोपाल को स्कॉट को पहचानने तथा उसके आने जाने का समय नोट करने के लिए नियुक्त किया। एक सप्ताह बाद जयगोपाल ने बताया कि वह स्कॉट को पहचानता है और उसके दफ्तर में आने जाने का समय भी उसे ज्ञात हो गया है। आजाद ने योजना का पूरा ब्यौरा तैयार कर सबको अपने काम समझा दिए। जयगोपाल का काम था स्कॉट को पहचान कर क्रांतिकारियों को बताना और वहां से खुद हट जाना। भगत सिंह को स्कॉट पर गोली चलानी थी। राजगुरु को आवश्यकता पड़ने पर भगत सिंह की मदद करनी थी और आजाद का कार्य था उन दोनों की रक्षा करना। इन क्रांतिकारी युवकों के लिए 3 साइकिलों का प्रबंध किया गया था, जिन्हें डीएवी कॉलेज हॉस्टल के अंदर के अहाते में रखा गया। कार्य पूरा होने के बाद निश्चित किया गया था कि तीनों क्रांतिकारी साइकिलों पर बैठकर भजंग के मकान में चले जाएंगे। 17 सितंबर सन 1928 को चारों साथी भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद निश्चित समय पर वहां पहुंच गए, जहां से प्रायः स्कॉट ऑफिस से बाहर जाया करता था। तीनों साइकिलें जिस डीएवी कॉलेज के अहाते के भीतर रखी गई थी, उसे अहाते की दीवार 6-6 फीट ऊंची थी। उस दीवार के साथ बहावलपुर रोड की ओर एक 3 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी नाली खुदी हुई थी। उस दिन पहले दोपहर बाद भजंग से जयगोपाल को चंद्रशेखर ने पुलिस के दफ्तर के सामने यह देखने के लिए भेजा कि स्कॉट दफ्तर में है अथवा नहीं। दरअसल जयगोपाल कई दिन से जिस पुलिस ऑफिसर में नजर रखा था वह स्कॉट नहीं बल्कि सैंडर्स था। जयगोपाल ने सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया था। कदाचित उसने स्कॉट को पहले कभी देखा ही नहीं था। राजगुरु भी वह जगह देख चुका था। साइकिल चलाने का उसे अभ्यास नहीं था, अतः वह पैदल ही एक रिवॉल्वर लेकर पुलिस दफ्तर की ओर बढ़ गया ताकि ठीक समय पर सही जगह पहुंच जाए। इधर यह पहले ही तय हो चुका था कि आजाद, भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट पर, जो हकीकत में सैंडर्स था, ठीक उसी समय गोली चलाएंगे जब वह मोटरसाइकिल पर पुलिस दफ्तर के अहाते के बाहर की सड़क के फाटक से निकलेगा। चारों क्रांतिकारी तब तय किए हुए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को पुलिस के दफ्तर से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। जयगोपाल बेहद घबराया हुआ था। उसने तुरंत उसको देखते ही संकेत कर दिया और स्वयं हॉस्टल की 4 दीवारी के भीतर कूद गया। वह योजना के विरुद्ध 3 साइकिलों में से एक को लेकर चला गया।